नमस्कार। आज हम बात करेंगे अ, नक्सली समस्या को ख़त्म करने का संकल्प लिए हमारे गृह मंत्री जी, हमारा प्रशासन और इतिहास में दर्ज हुई कुछ घटनाएं जो कुछ समझ में हैं, कुछ समझ में नहीं हैं। आजकल बात हो रही है कि हिडमा मारा गया और उसके साथ ही शुरू हुआ हिडमा के पक्ष में अर्बन नक्सलियों का एक दुष्प्रचार जो चलते चलते दिल्ली पहुंच गया। और जैसा कि होता आया है कि जेएनयू गाहे बगाहे, एक गाना था, जाना था खाना था नमकीन, पहुंच गए चीन, समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन, ये गाना था। तो इन्होंने, जेएनयू वालों ने, एक वामपंथियों ने एक रैली निकाली वातावरण पे और स्मोक की समस्या पे और ये सब, और वहाँ पे नारे लगाए, हिडमा जितने हिडमा, और वही सब जैसे कश्मीर के बारे में उमर खालिद और ये सब बयानबाजी हुई थी। इनका डीएनए नहीं बदला, ये अभी के अभी वैसे ही है। और उसमें से 11 छात्र हिरासत में हुए। इनकी हिमाकत देखिए, इन्होंने पुलिस के ऊपर स्प्रे डाला और पेपर स्प्रे डाला और इन सब के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनके ऊपर एफआईआर हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि अब कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर भी करने की ज़रूरत है। जो समझ में आता है उसको निपटाइए। नक्सल समस्या नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है। लेकिन मैं हिडमा का, चूंकि ये चल रहा है और लोगों को जानने का पूरा हक है कि एग्जैक्टली क्या बात है। हमारे छत्तीसगढ़ के एक विद्वान हैं जो संगवारी सम्मान से सम्मानित भी हो चुके हैं, राजीव रंजन जी। हाल फिलहाल में वो रायपुर में है और मैंने उनसे आग्रह किया था कि हमारे एक शो में आए। हो सकता है वो आए, बट उनकी एक पोस्ट देखी मैंने और मैंने सोचा कि चलिए राजीव रंजन जी आए तब ठीक है, ना आए तब भी उनका फ़ायदा उठाया जाए। तो राजीव रंजन जी लिखते हैं कि हिडमा से जुड़े आधिकारिक आपराधिक आंकड़ों की विवेचना करते हुए जब मैंने संख्या गिनी तो उसके द्वारा मारे हुए लोगों की संख्या 367 आती है। जिन वारदात का मास्टरमाइंड हिडमा रहा है उसके द्वारा केवल सुरक्षाकर्मी ही नहीं बल्कि आम आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में मारे गए हैं। वास्तविकता यह है कि वह क्षेत्र में की गई 500 से भी ज़्यादा हत्याओं का जिम्मेदार है। हत्यारे क्रांतिकारी नहीं होते, वे सहानुभूति के पात्र भी नहीं होते। आज शहरी नक्सल तंत्र हिडमा के नाम पर एकदम से सक्रिय हुआ है और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पे पोस्ट और गतिविधियों पर एजेंसी को कड़ी दृष्टि रखने की आवश्यकता है। सशस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति के साथ इतरिशी नहीं होगी, क्योंकि लाल सलाम वाले फिर किसी समूह को बरगला फुसलाकर बंदूक थामने सफल हो सकते हैं। शहरी तंत्र को उखाड़ने के बाद ही माओवाद की जड़ों में मठा डाला जा सकता है। सहमत हूँ, राजीव भाई ने ये बताया। मेरे एक रिश्तेदार भी और मेरे एक मित्र भी, जो रिश्तेदार के तो काल कवलित हो गए झीरम घटना में, आपने सुना होगा बहुत लोगों ने। झीरम में कांग्रेस की पूरी लीडरशिप साफ कर दी थी और उसमें भी इसी हिडमा का हाथ था। मेरे मित्र जो बच गए उस घटना में, आज बीजेपी के नेता हैं, उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे। मैंने उनसे पूछा कि भैया बचे कैसे, तो बोला यार किस्मत थी, भगवान ने बचाया। मैं एक गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी में आके बैठा और जिस गाड़ी में मैं पहले बैठा हुआ था वो पूरी की पूरी उड़ गई। और जब मैं बैठा हुआ था तो मेरे कान के बाजू से सर सर आवाज़ आ रही थी गोलियों की, इतनी गोलियों की बौछार हुई थी। मैंने कल अपनी पोस्ट में डाला कि मेरे संगवारी सम्मान समारोह में एक बार मैंने अतिथि बुलाया था और जाने माने डीजीपी विश्वरंजन जी, जो फिराक गोरखपुरी के परिवार से आते हैं, वो मेरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। और उन्होंने बताया कि उनके हत्थे एक बार ऑपरेशंस के दौरान लाल किताब चढ़ गई थी। ज्ञात रहे कि विश्वरंजन जी यहाँ पे डीजीपी थे, अब रिटायर हो गए हैं। वो जो लाल किताब में एक उन्होंने पर्टिकुलर चैप्टर बताया था, उसमें लिखा था कि
सिर्फ मारो मत, मार के ऐसी हालत करो या मारते समय ऐसी हालत करो कि आसपास के 40 गांव में या 40 किलोमीटर तक उसकी चर्चा हो। ये लाल किताब में माओवादियों को इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोसेस, इनका जो बोलते हैं ना एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब इस तरह की हिंसा कोई करता है, और ये भी ज्ञात है कि जब स्वर्गीय महेंद्र कर्मा को मारा गया तो उनके शव पर कूद कूद कर महिला नक्सलियों ने नाच किया, ये भी ज्ञातव्य है। तो अगर आप पॉडकास्ट देखें, मैं अभी थोड़े दिन पहले आदि अचिंत साहब का पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें भी उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ किए जिन आतंकवाद का शिकार हुई महिलाओं ने और पुरुषों ने अपने इंटरव्यूज़ दिए थे उनको, उससे साफ दृष्टिगोचर हो रहा था कि आतंकवाद, आंदोलन और ये सब सिर्फ सरकार के या उद्योग के खिलाफ नहीं है, ये स्वयं की पूंजी जमा करने के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए भी है। एक शव को इतने टुकड़े में काटा गया कि उसे अपने घर से साड़ी लाकर उस शव को जमा करके फिर उसकी चिता पे ले जाया गया। तो ये जो अर्बन नक्सल हैं जो फ्यूल करते हैं इस माओवाद को, ये तो जंगल में जाते नहीं। एक नक्सली भाई ने सही कहा है बिल्कुल कि ये एसी कमरे में बैठकर अपना दिशा निर्देश देते हैं और इन्हें जंगल की वस्तु स्थिति पता नहीं। यानी मरने के लिए वो भोले भाले लोगों जिनको बरगलाया जाता है, बंदूक दे दी जाती है और उनसे कहा जाता है जाइए लड़े। और ये जो एसी में बैठे हुए पंडित लोग हैं, जो बहादुर लोग हैं, जो इनको दिशा देते हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। और यही लोग हैं जो इनके लॉजिस्टिक्स में सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कार्बाइन हो, AK-47 हो, SLR हो, जो भी गोला मसला आता है जो पकड़ा गया था ईस्ट साइड पे, और कैसे उसको यहाँ पे लेके आए ये लोग टीवी के बॉक्सेस में, सब कुछ ज्ञातव्य है। मेरे पिता ने 2005 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मैं और मेरी पत्रकारिता, और उसके पेज नंबर 216 में उन्होंने लिखा था नक्सली वारदातों में वृद्धि। अब आप थोड़ा सा पीछे चलिए, 2005 और आज 2025, 20 साल पहले मैं आपको लेके जा रहा हूँ। क्या लिखा था मेरे पिता ने और क्या हो रहा है आज, और आप स्वयं डिसाइड करिए कि इस दौरान में कुछ बदला है या कुछ नहीं बदला है। बदला सिर्फ एक चीज़ है कि अब सफाई हो रही है। पहले इनको सरकारें प्रश्रय दे देती थी, पहले क्रिश्चियन मिशनरीज और NGOs गांव-गांव घुस के अपना कार्यक्रम इनको पैसे देके करवा लेते थे। करीब करीब 2000 NGOs बस्तर में एक्टिव थे। ये फैक्ट्स हैं, अगर आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। बहरहाल मैं आता हूँ 2005 में लिखी, मेरे पिता स्वर्गीय भंवर प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी मैं और मेरी पत्रकारिता के पेज नंबर 216 से ये उद्धृत कर रहा हूँ। नक्सली वारदातों में वृद्धि। नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाओं में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के बिहार एवं आंध्र से विस्तारित होकर अब पूर्वोत्तर एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ की गंभीर समस्या है। नृशंस हत्या, वाहनों के जलाए जाने एवं पुलिस से सीधी मुठभेड़ की खबरें प्रायः आजकल सुर्खियों में रहने वाली खबरें हैं। सरकारें चाहे वे आंध्र की हों या झारखंड की या बिहार की एवं छत्तीसगढ़ की, सब की सब इस खूनी खेल के लिए चिंतित तो होती हैं किंतु कर कुछ नहीं पाती। अब तक नक्सल गरीबों का कथित रहनुमा बनकर अपने आप को पीड़ित शोषित समाज की रक्षा का अलबंदार बतलाता रहा है, किंतु राजनांदगांव, बालाघाट एवं बस्तर के कुछ क्षेत्रों से मिल रही खबरों ने उनके नाम पर लुटेरे एवं हत्यारे वर्ग को पनपा दिया है। नक्सलवाद बंगाल के नक्सलवादी क्षेत्रों में बड़े जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध उभरे हिंसात्मक आंदोलन को अब तक स्वीकारा जाता रहा, किंतु छत्तीसगढ़ में वह अल्प वेतन भोगी एवं गरीब लोगों पर ही कहर बरपाता दृष्टिगोचर हो रहा है। किसी को मुखबिरी के आरोप में जोड़कर तो किसी को पुलिस का जवान मानकर ये हत्याएं हो रही हैं।
जरा भी आर्थिक सुधार वाले कृषक या कोई व्यवसायी का अपहरण कर उसके नाम से फिरौती मांगने एवं फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर देने की वारदातें पिछले कुछ अरसों में बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी किरनापुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं मंत्री लिखीराम कांवरे की बर्बर हत्या के पश्चात नक्सलियों ने पुलिस में बस्तर में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भास्कर दीवान सहित अनेक पुलिसकर्मियों की मौत के घाट उतार दिया। प्रतिक्रिया में पुलिस की मुठभेड़ में इक्का दुक्का सफलताएं अवश्य चर्चित हुई, किंतु इस बार आवापल्ली पुलिस चौकी पर हमला, एक सिपाही की नक्सलवादियों की गोलीबारी में मृत्यु, 3 बारूदी विस्फोटों में 4 जवानों का आहत होना एवं गृहमंत्री नंद कुमार पटेल के हेलीकॉप्टर का ऐसी हिंसात्मक गतिविधियों का शिकार होते होते बचना यह तथ्य उजागर कर रहा है कि बस्तर में नक्सली गतिविधियां पूरी तरह बेकाबू हो रही हैं। ये 2005 में लिखा गया है और उस समय नंद कुमार पटेल जिंदा थे, जो बाद में झीरम घाटी में मारे गए, शहीद हुए। यानी ये देखिए आपकी कितना बिल्टअप हो रहा था और क्या फैक्ट से उस समय। गृह मंत्री पटेल अपनी साख के लिए चाहे घटना को कितना नकार दें, किंतु महज हवाबाजी कहकर इसे सतही तौर पर नहीं देखा जा सकता। प्राप्त सूचना अनुसार उस क्षेत्र में देर शाम तक नक्सलियों से मुठभेड़ जारी रही। गृह मंत्री के बस्तर प्रवास में ऐसी घटना का जिसमें एक पुलिस जवान मारा जाए, 4 का घायल हो जाना एवं मुठभेड़ जारी रहना की खबर हो, तब गृह मंत्री के लिए रायपुर लौटना कितना औचित्यपूर्ण रहा, वे इस पर विचार करें। इसी समय ध्यान दे देते तो शायद आज ये स्थिति ना होती, वे शायद हमारे बीच रहते। उन्हें चाहिए था कि वे जगदलपुर रुककर पुलिस का मनोबल बढ़ाते, या यदि उनके हेलीकॉप्टर पर हमला नहीं भी हुआ है तब, जैसा कि वे स्वयं कह रहे हैं, उनके निकट किसी भी पुलिस केंद्र पर रुककर वास्तविकताओं से अवगत होकर पुलिस बल को दिशा निर्देश देने ठहर जाना चाहिए था। संभव है कि उन्हें किसी विवशता में रायपुर लौटना पड़ा हो, फिर भी उनके बयान से लगता है कि वे नक्सली समस्या को उतना गंभीर नहीं मानते जितनी वह है। आज पूरा दक्षिण बस्तर भयाक्रांत जीवन जी रहा है। राज्य के गृह मंत्री इसे केंद्र की समस्या बता रहे हैं एवं करोड़ों की उस राशि का इंतजार कर रहे हैं जो भारत सरकार से वे चाह रहे हैं। यह दिन कब आएगा कहना कठिन है, जब करेंसी की बड़ी भेंट नक्सलवाद को समाप्त करने केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी, किंतु तब तक हो रही हत्याओं और नक्सली एवं बारूदी धमाकों का कहर तो बरपता रहेगा। यह संकेत बस्तर से मिले हैं कि नक्सली वहाँ समानांतर सरकार चला रहे हैं। यह राज्य सत्ता के लिए सीधी चुनौती है। राज्य सरकार ने नक्सली गतिविधियों की वृद्धि को देखते हुए यहाँ पुलिस बल बढ़ा दिए हैं, कुछ सशस्त्र बल भी बढ़ाया होगा, किंतु रोज बरोज अंबिकापुर जिले से लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर तक 6 जिले में घटित हो रही हिंसाचार की बेकाबू घटनाएं पुलिस की पूरी तैयारियों पर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह भी जड़ रही हैं। कहा जाता है कि आंध्र सरकार ने नक्सलवादियों पर अपना दबाव बढ़ाया है, इसी तरह कर्नाटक भी कुछ ज़्यादा सख्त हो रही है। फलस्वरूप ऐसे उग्रवादी तंत्र अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा में पनाह ले रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ में जो खबरें आती हैं वे कई बार संदेह से जुड़ी होती हैं। राजनांदगांव जिले में हाल की मुठभेड़ में एक महिला नक्सली की मृत्यु पुलिस कार्रवाई में अतिरंजना की अभिव्यक्ति तक चर्चित हुई। पुलिस में इनाम प्राप्ति की होड़ के साथ साथ ही उनके जान की जोखिम बढ़ी है, इसे सभी स्वीकारते हैं, किंतु पंजाब के आतंकवादियों को जिस तरह मूलधारा में लौटाया गया है, वैसे ही दबाव में इस क्षेत्र में शांति की बहाली की कोशिश राज्य सरकार को करनी होगी। इसमें अगर मगर के गृहमंत्री के कथन से राहत नहीं मिलनी है, उन्हें पुनः नए सिरे से समस्या का समाधान ढूंढने की पहल करनी होगी। नक्सली नेताओं से बातचीत या नृशंस घटनाओं पर बंदिश हेतु कार्रवाई के 2 ही विकल्प हैं सत्ताधारकों के पास। केवल जिला मुख्यालयों या थानों में जवानों की भीड़ से समस्या का समाधान कठिन होगा। केंद्र सरकार इस दिशा में उदासीनता और अधिक गंभीरता से ले। गत दिवस राज्य के घटक दल भाजपा की झारखंड सरकार की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते नक्सलियों ने बिहार से आ रहे सामान को ट्रक सहित जला डाला। यदि यह समस्या अनेक राज्यों का नासूर बन रही है तो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? क्या गृह मंत्री ऐसी वारदातों पर केवल दुख प्रकट करते रहेंगे? लगता है कि केंद्र की राजनीति दांव पेच की उल्टी बासी में देश की आंतरिक सुरक्षा भी दांव पर लगा रही है। समाप्त। 2018 पेज नंबर पे समाप्त हुआ है। अब आप देखिए, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मंत्री थे और
जो एक सशक्त कॉल लेना चाहिए था वो लिया नहीं गया, अब लिया जा रहा है। अब इस देश की विडंबना देखिए साहब कि डी राजा जैसे लोग खुलेआम आकर कह रहे हैं कि नक्सलियों को समय दीजिए, उनकी शर्तें मानिए, उन्हें मारिए ना, और सरकार सिर्फ अपना काम किए जा रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे आंदोलनकारी और ऐसे समर्थन देने वालों को भी अंदर करना चाहिए, कोई कानून पास करके कानून के दायरे में इनको अंदर करना चाहिए। अल्टीमेटली ये नुकसान देश का कर रहे हैं। आज बस्तर में अगर सड़कें नहीं हैं, अस्पताल नहीं है, स्कूल बंद पड़े, मैंने स्वयं ने देखा है कि जब भी कोई बस्तर जाता है, यानी पुलिस की चौकियां भी शटर में रहती हैं और चैनल गेट्स में रहती थी। अब तो खैर वहाँ कैंप्स बन गए हैं, स्कूल्स नहीं है। जैसे तैसे संघ ने कुछ अपने वनवासी सेवा संस्थान से लोग भेजे वहाँ पे और वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक धर्मांतरण का जो एक खेल है, खुला खेल, ये सब बदस्तूर जारी रहा और मिशनरियों ने भी काफ़ी हेल्प की है इन सब कार्यों में। तो कहीं ना कहीं कड़ाई से तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बधाई देता हूँ गृह मंत्री जी को और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी को और प्रशासन को और पुलिस विभाग को, और अंकित शर्मा जो जिनकी डेथ हुई पुलिस वाले अभी रिसेंटली, उनके परिवार से मेरी सहानुभूति है। ये लोग वाकई में यानी ये लड़ रहे हैं चीज़ों से और इस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नक्सली मुख्य धारा में आना चाह रहे हैं, और जैसे भूपति और बाकी सबका मैंने बयान सुना, बहुत अच्छी बात है ये। यानी आप आइए, आप सिस्टम में, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि हमारे देश में सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, हमें हर कदम पे हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है और वो किसी भी रूप में देना पड़ता है। और शायद वही एक कारण है कि हम कभी कभी विरोध करने खड़े होते हैं। लेकिन सशस्त्र विरोध ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा ही देश है, हमारे ही लोग हैं, हमें उन्हें प्रतीकात्मक रूप से चेताना पड़ेगा, साथ में खड़े होने पड़ेगा। और आप लोग इसको लीड करिए। आप लोगों ने वो झेला है जो हम में से बहुत सारे लोगों ने नहीं झेला है। तो जो भाई बहन वापस आए हैं मुख्य धारा में और अब प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ खड़े हो रहे हैं, मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा संकेत है और यही होना चाहिए था। आज से 20-25 साल पहले तो ये हालत नहीं होती। और जहाँ तक फंड की, कोयले की खदान में आप जाएंगे तो और सफ़ेद कपड़े पहनेंगे तो थोड़ा बहुत काला लगना पॉसिबल है। तो ये मुंह उठा के कह देना कि पुलिस की मिली भगत है और पुलिस इनाम के लिए सब कर रही है, बहुत बकवास वाली बात है। कोई भी आदमी अपनी लाइफ डेंजर में डालता है कुछ पैसों के लिए। तो जो चल रहा है ठीक चल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये पूरी तरह साफ हो और जो डेडलाइन है उसको मीट किया जाए। लेकिन जो हिडमा का गाना प्रसारित कर रहे हैं या सुन रहे हैं या इनकी जो बाइट ले रहे हैं न्यूज़ चैनल वाले, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फॉरवर्ड करना बंद करें, लाइक करना बंद करें। ये कोई हीरो नहीं था। यानी 500 हत्याएं अगर किसी आदमी ने की हैं या किसी आदमी के कारण हुई हैं तो वो किसी भी तरह से हीरो नहीं हो सकता। गरीबों की अगर हत्याएं की हैं, गरीबों का जंगल और ज़मीन और सब कुछ लूटा गया है, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, किसी भी राजनीतिक पार्टी के फैसले से, जिसमें कांग्रेस ने फैसला किया कि अडानी को पावर दिया जाए, अडानी को काम दिया जाए, बीजेपी अगर उसको आगे बढ़ा रही है, तो ये डेवलपमेंट का काम है जो हो रहा है। आपको चाहिए आप सड़क बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, आप जाइए, आप जंगलों में वृक्षारोपण करिए, किसने रोका आपको? ये परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर आंदोलन न चलाया जाए। और ये जो नरेटिव्स अभी ड्राइव हो रहे हैं कि हिडमा बिरसा मुंडा थे, बिल्कुल नहीं थे। आप बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते बिरसा मुंडा से हिडमा को। और लास्ट एक बात कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो ये छत्तीसगढ़ के बारे में लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हमारा मूल होना चाहिए, तो फिर कहूँगा कि यहाँ पे भील, आदिवासी, गोंड, यही छत्तीसगढ़ के ओरिजिनल लोग हैं, बाकी सब बाहर से आए हैं। तो जो काम अगर आप करते हैं तो आपको हिंदुस्तान में कहीं भी जाने आने की
आज़ादी है। हम सब भारतवासी पहले हैं, उसके बाद हम इधर के या उधर के हैं। तो ये बकवास बंद करिए। हम सब इस देश के हैं, और हिंदुओं से खासकर उम्मीद करूँगा कि वे धर्म में रहें और जात पात ना फैलाएं, सबको स्वीकारें और एक सद्भाव बना के रखें आपस में। और ये जो भी ज्ञान दे रहे हैं, नीला झंडा, पीला झंडा, लाल झंडा, हरा झंडा, जो भी ये लोग ज्ञान दे रहे हैं, अगर ये कानून के दायरे से बाहर जाते हैं तो इनको वहीं के वहीं कानून के दायरे में लाया जाए। बस इतनी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने स्वर्गीय पिता को नमन करते हुए, जो उन्होंने इतना सब कुछ लिखा था। लेकिन ठीक है, अब भी हम सही डायरेक्शन में जाएं, इसी उम्मीद के साथ। और राजीव भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर मिलेगा तो ज़रूर मिलेंगे राजीव भाई। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे।